हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को रिडक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा स्टैकोमेट्रिक रिडक्स रिएक्शन इन सॉल्यूशन। स्टैकोमेट्रिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैकोमेट्रिक का मतलब ये जो कॉफिशिएंट होते हैं उसके हेल्प से कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ये हुआ। अब इसके लिए देखिए फार्मूला है जो कॉफिशिएंट हैं। बैलेंस इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों रिडक्स रिएक्शन का, है ना। तो आपको यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट का दिखाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का दिखाते हैं, और कुछ हम जो है उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करके दिखाएंगे जो कि बच्चों का बेसिक आइडिया है और ये हेल्प करता है टाइट्रेशन में, न्यूमेरिकल में, सभी बच्चों के लिए। 11th क्लास का तो फंडामेंटल है ही है सिलेबस ये। इसके अलावा ये 12th में है, ये हायर एजुकेशन में है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से बेस आपको तैयार करनी होगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों ये लेक्चर नंबर 21 है, रिडक्स रिएक्शन। टॉपिक है स्टैकियोमेट्री ऑफ रिडक्स रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। तो अब प्यारे बच्चे स्टैकियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ज़्यादातर टाइट्रेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। अब रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में आपको किसी का भी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, ये सब सारी बातें हैं। तो देखिए पहले आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और पॉइंट वाइज नोट करिए। पहले इसका जो डिफिनीशन है, स्टैकियोमेट्री ऑफ रिडक्स रिएक्शन मीन्स, यानी रिडक्स रिएक्शन के स्टैकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्टैकियोमेट्री का मतलब होता है जो रिडक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन होता है। एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। इनकी क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना ही स्टैकियोमेट्रिक है एजेंट एंड दियर प्रोडक्ट्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों जब रिडक्स होगा तो जाहिर सी बात है एक का ऑक्सीडेशन होगा जिसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा जिसको एक का ऑक्सीडेशन होगा जिसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, है ना, और दूसरे का रिडक्शन होगा जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देखिए ये पहला पॉइंट है यहाँ पर, स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर डन आइदर बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट या आर बाई रिडक्स टाइट्रेशन यूजिंग मोलरिटी इक्वेशन। तो मोलरिटी इक्वेशन हमने बताया था प्यारे बच्चों, m1v1 अपान n1 इक्वल टू m2v2 अपान n2। अब फिर हम देंगे इक्वेशन। इन बोथ दीज मेथड्स वी नीड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो चाहे प्यारे बच्चों मोल कंसेप्ट हो चाहे मोलरिटी इक्वेशन हो, इसमें सबसे पहले हमने देखे कैपिटल लेटर से लिख दिया है कि बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए रिडक्स का। अगर आप रिडक्स का बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखते हो तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप बैलेंस इक्वेशन लर्न कर लो और करना भी सीख लो। तो इसमें चाहे मोल कंसेप्ट हो चाहे रिडक्स टाइट्रेशन हो, सबसे पहले रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस इक्वेशन के रूप में लिखना होगा। तो इन बोथ दीज मेथड्स वी नीड अ बैलेंस्ड इक्वेशन, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। फॉर द रिडक्स रिएक्शंस द स्टैकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, जो कॉफिशिएंट होता है नहीं, जो बैलेंस करेंगे तो कॉफिशिएंट मिलेगा। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन टेल अस द रेशियो, आप क्या बताता है, टेल अस द रेशियो ऑफ बाई मोल्स in which the reactants combine and the products are formed। तो ये जो रेशियो है स्टैकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो है, ये बताता है कि जो है ये रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं आपस में और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इन टाइट्रेशन मेथड द मोलरिटी इक्वेशन क्या है बेटा, देखिए m1v1 अपान n1 इक्वल टू m2v2 अपान n2। अब अगर m1v1 n1 को आप
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं तो M2B2 N2 को रिड्यूसिंग एजेंट, या M1V1 N1 को रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं तो M2B2 N2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी एक को मान लीजिए। वैल्यू आपको ठीक से रखना होगा, है ना। तो ज़्यादातर इसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही मानते हैं। M1V1 अपान N1, N1 नंबर ऑफ मोल है, कॉफिशिएंट जो है, और M2B2 अपान N2, यहाँ पे N2 भी नंबर ऑफ मोल्स है। इज यूज्ड वेयर M1 एंड M2 आर दी मोलरिटीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड रिडक्टेंट। रिडक्टेंट माने रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो M1 M2 मोलारिटी है रिडक्टेंट का और ऑक्सीडेंट का, M1 रिडक्टेंट का और M2 ऑक्सीडेंट का हम मान ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप देखो प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन मोलरिटी इक्वेशन आप नोट कर लीजिए जो गोले में है, इसी से सब कुछ करना है आपको। आप इसको नोट करें तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब मैंने बताया था, वाइस वर्सा माने इसी प्रकार। अगर M1V1 अपान N1 को रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं तो M2V2 अपान N2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उसी को आप M1V1 अपान N1 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लेते हैं, तब M2B2 अपान N2 को रिड्यूसिंग एजेंट मानना पड़ेगा, है ना। तो ये इसीलिए वाइस वर्सा लिखा कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। V1V2 आर दियर वॉल्यूम्स, V1V2 क्या है, ये वॉल्यूम है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम है, ठीक है। एंड N1 N2 रिप्रेजेंट दियर स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, N1 N2 स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, या रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, जिसको आप मान लो, है ना। दिस इक्वेशंस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एनी अननोन क्वांटिटी इफ अदर 3 क्वांटिटीज आर नोन। तो प्यारे बच्चे, अगर 3 क्वांटिटी पता है तो चौथी क्वांटिटी हम इसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन माने क्या, मोलारिटी इक्वेशन से पता कर लेते हैं। और मोलारिटी इक्वेशन ज़्यादा प्रीफर किया जाता है नॉर्मलिटी इक्वेशन के बजाय, क्योंकि नॉर्मलिटी में नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होता है, इसलिए मोलारिटी ही निकाला जाता है ज़्यादातर। फिर भी हम नॉर्मलिटी का भी दिखा देते हैं। बिसाइड्स मोलारिटी इक्वेशन द नॉर्मलिटी इक्वेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टाइकोमेट्रिक ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। द नॉर्मलिटी इक्वेशन इज, तो प्यारे बच्चों अब नॉर्मलिटी का मामला शुरू हो गया। जिस तरह से मोलारिटी इक्वेशन से हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं, उसी तरह से नॉर्मलिटी इक्वेशन से भी हम स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन से हम जो है निकाल लेते हैं क्वांटिटी। तो N1V1 हम मान लेते हैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखिए नीचे लिख दिया हूँ, इज इक्वल टू N2B2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हैं, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर N2B2 को रिड्यूसिंग एजेंट मान लिए हो आप तो N1V1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या N1V1 को ये रिड्यूसिंग एजेंट मानते हो तो N2B2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानना पड़ेगा, है ना। दोनों के इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मलिटी इक्वेशन वी कैन इजीली डिटरमाइन द नॉर्मलिटी N1 ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ये मान लीजिए नॉर्मलिटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नॉर्मलिटी हम निकाल लेते हैं। इफ़ वी नो द वॉल्यूम ऑफ V1 ऑफ दिस सोल्यूशन, अगर इसका जो है वॉल्यूम पता है और रिड्यूसिंग एजेंट का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम पता है, तो हम कैलकुलेट कर देते हैं। मतलब दिस एंड दिस, ये 3 N2V2 और V1 पता है तो नॉर्मलिटी हम निकाल लेते हैं। विच कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेड द सोल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ नॉर्मलिटी N2 एंड वॉल्यूम V2 एंड वाइस वर्सा, इसी तरह से हो जाता है प्यारे बच्चों। वंस द नॉर्मलिटी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन, इट्स द स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाई द रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मलिटी पता हो जाए या मोलारिटी पता हो जाए तो हम इसका स्ट्रेंथ माने ग्राम पर लीटर के टर्म में कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। देखिए यह है
स्ट्रेंथ यानी ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका निकालना चाहते हो, जिसका प्यारे बच्चों निकालना चाहते हो जो है, तो सोल्यूशन की तो नॉर्मलिटी हो गई, सोल्यूशन की नॉर्मलिटी हो गई। अब स्ट्रेंथ जो है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग का रखो इक्विवेलेंट वेट, रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट रखो, यानी कुल मिला के सॉल्यूट जो सॉल्यूट होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यही ग्राम ये स्ट्रेंथ जो है, ये स्ट्रेंथ जिस तरह से नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, उसी तरह से यही स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों मोलारिटी के टर्म में मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अभी आगे हम दिखाते हैं, बराबर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कैन आल्सो भी कैलकुलेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मोलारिटी। देखिए अभी स्ट्रेंथ हमने बताया था नॉर्मलिटी के टर्म में, लेकिन वही स्ट्रेंथ अब मोलारिटी के टर्म में हो जाएगा। तो मोलारिटी होगा यहाँ पर, उस इक्वेशन में भी यहाँ पर नॉर्मलिटी लिखते थे ना, तो मोलारिटी के टर्म में हम मोलारिटी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर उस इक्वेशन में इक्विवेलेंट मास था यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए ये इक्विवेलेंट मास था, ये यहाँ पे देखें स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी लिखा आपने नॉर्मलिटी के टर्म में, अब इक्विवेलेंट वेट लिखा तो स्ट्रेंथ निकल गई। अगर मोलारिटी के टर्म में लिखेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर स्ट्रेंथ लिखेंगे, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, फिर मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट या जो भी सॉल्यूट हो, जो भी सॉल्यूट हो उसका आप मोलर मास लिख दोगे, स्ट्रेंथ निकल जाएगा। इस तरह से रिलेशन है। तो प्लीज़ नोट दैट, अब यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही है, जैसे हमने पहले बता दिया था कि सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है मोलारिटी के टर्म में ज़्यादा निकाला जाता है, क्योंकि नॉर्मलिटी में प्रॉब्लम ये आती है कि इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होता है। तो देखिए यही बात कही जा रही है। प्लीज़ नोट अनलाइक एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी। ये बात यानी जिस तरह से एटॉमिक वेट फिक्स है, मॉलिक्यूलर फिक्स है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ वेट छूट गया है, इक्विवेलेंट वेट आप लिख लें, इक्विवेलेंट वेट इज नॉट फिक्स, इक्विवेलेंट WT इक्विवेलेंट वेट इज नॉट फिक्स्ड। तब क्या होगा, इट वरीज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, हर रिएक्शन में इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, हर टाइप के रिडक्स रिएक्शन में। इन व्यू ऑफ दिस डिफिकल्टी, इस प्रॉब्लम को देखते हुए इट इज ईजियर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो इस प्रॉब्लम को, इस डिफिकल्टी को देखते हुए अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, रादर दैन नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के बजाय, क्योंकि नॉर्मलिटी निकालना होगा तो आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, कैसा रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तमाम ढेर सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने आती है। तो ऐसी स्थिति में जो है मोलारिटी के टर्म में कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। देयरफॉर दीज डेज मोलारिटी इक्वेशन इज प्रीफर्ड ओवर नॉर्मलिटी इक्वेशन, हियर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर गिवन। तो प्यारे बच्चों इसलिए अब जो है दीज डेज माने इन दिनों जो है मोलारिटी ही प्रीफर कर जाती है, मोलारिटी इक्वेशन इज प्रीफर्ड, मोलारिटी इक्वेशन को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, लाइक किया जाता है ओवर नॉर्मलिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन के बजाय मोलारिटी इक्वेशन ही ज़्यादा लाइक किया जाता है। यहाँ पर कुछ जो है हियर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। लेकिन देखिए स्ट्रेंथ को मैं रिलेशन कर दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ का रिलेशन नॉर्मलिटी से कर दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ का रिलेशन मोलारिटी से। देखिए स्ट्रेंथ जिसको ग्राम पर लीटर में कहते हैं मोलारिटी, ये मोलारिटी है एम, मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। देखिए ये दोनों बराबर हैं ग्राम पर लीटर के, जो कि हमने अलग अलग लिख के दिखाया था, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से अब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट are required to oxidize 15.2 ग्राम ऑफ FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। तो प्यारे बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम माने जनरली H2SO4 होता है, तो कितना ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट की ज़रूरत पड़ेगी
15.2 ग्राम FeSO4 को ऑक्सीडाइज करने में, क्योंकि पोटेशियम पर डाइक्रोमेट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये है। तो इसे आप ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, आगे हम सॉल्व कराते हैं। ये सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम सॉल्व कराते हैं बड़े अच्छे से, आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे जानते हैं, सबसे बड़ी बात है आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना आना चाहिए। बैलेंस इक्वेशन क्या क्या बनता है वो आपको याद होना चाहिए, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे लिखा जाता है। इसके बाद उसको आयनिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका जो प्रिंसिपल है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एक्ट्स एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तो सब जानते ही हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, रिएक्टिंग विद फेरस सल्फेट FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। वही एसिडिक मीडियम, एसिडिफाइड है तो एसिडिक मीडियम होगा, एसिड मीडियम, टू प्रोड्यूस फेरिक सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट एंड वाटर। तो प्यारे बच्चों फेरिक सल्फेट बनेगा, दो सल्फेट बनेंगे, फेरिक सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, और वाटर बन जाएगा। द रिएक्शन टर्न्स द सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज रेड टू ग्रीन एज क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगा। द रिड्यूस्ड टू क्रोमियम का ऑक्सीडेशन 6 से रिड्यूस होकर के क्रोमियम का +3 हो जाएगा, और ऑरेंज रेड कलर बदल करके ग्रीन कलर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए पहले इक्वेशन, अब यही जो मेन चीज़ है यही आपको जानना है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा प्यारे बच्चों, कंप्लीट रिडॉक्स, उसी को कंप्लीट रिडॉक्स कहते हैं। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर का है, ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज कलर के ऑरेंज रेड हल्का सा रहता है, ऑरेंज ही मान के चलिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। ये फेरस सल्फेट है, ये प्यारे बच्चों फेरस सल्फेट है, फेरस। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, एसिडिक मीडियम क्रिएट किया गया है। अब देखिए K2Cr2, K2SO4 बन गया, K2SO4 बन गया। कितने सल्फेट हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 सल्फेट यहाँ पर हैं और 7 सल्फेट यहाँ पर हैं। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई है, 7 सल्फेट यहाँ पर हैं सल्फेट, और 6 सल्फेट यहाँ पर हैं, तो K2SO4 बन गया। 7 और 6 13 सल्फेट हैं, 13 सल्फेट हैं कुल, केवल SO4 तो K2SO4 एक सल्फेट यहाँ निकल गया। अब Cr2SO4 थ्राइस क्रोमियम सल्फेट बन गया, ये क्रोमियम सल्फेट बन गया ग्रीन कलर का हो गया। और इसके बाद होता है फेरिक सल्फेट 3Fe2SO4 थ्राइस 3 त्रिका 9 सल्फेट यहाँ हो गए, 9 3 12 और 1 13 सल्फेट हो गया ना, यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई है दे दिए। अब 7H2O वाटर मॉलिक्यूल बना, ध्यान दीजिए ये फेरिक सल्फेट है, ये फेरस है तो ये फेरिक है, ध्यान दीजिए ये फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट, ध्यान दीजिए फेरिक सल्फेट है। अब आपको क्या पता चला कि ये जो फेरस है फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये जो फेरस सल्फेट है फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का है, यह क्या होता है क्रोमियम सल्फेट ग्रीन में रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए इसको आयनिक इक्वेशन में लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ माने क्या, ये फेरस सल्फेट है ना, तो Fe पर +2, पहले 6 भूल जाओ, Fe पर +2 Fe +3, और अब चार्ज इक्वल कर लिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी +2 चार्ज हो गया। अभी इसको भूले रहो अभी, है ना। अब इस पर देखिए प्यारे बच्चों Cr2O7 है, एक पोटेशियम कट गया, Cr2O7 हो गया, तो कितना ऑक्सीजन आ गया
7, तो 7 जितना ऑक्सीजन हो उतना वाटर यहाँ जोड़ दिया 7H2O। अब कितना हाइड्रोजन हो गया, 7 2 जा 14 H+ जोड़ दिया, है ना। अब चार्ज देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 3 जा 6 +6 चार्ज है, तो +6 चार्ज इधर भी होना चाहिए। यहाँ तो +14 चार्ज है, +14 चार्ज में से 2 निकाल दो, कितना हुआ 12 प्लस चार्ज है, 12 प्लस चार्ज में से 6 निकल जाए तो सही हो जाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर लिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 12 प्लस में से 6 निकल जाए, कितना हो जाए 6 प्लस चार्ज बचा। यानी अब तो चार्ज इसका भी बराबर इसका बराबर है ना। अब आपको लगता है कि यहाँ 6 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ। दरअसल प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को बराबर किया जाता है, पहले तो चार्ज को बराबर किया, अब इलेक्ट्रॉन को बराबर किया। रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हाफ में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा करो कि इस 6 से इसमें भी पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो ताकि इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए और जोड़ दो। बस क्या हुआ, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6Fi हो गया, 6Fi पर +2, 6Fi पर +3, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, करके ऐड कर दिया। देखिए ये सब इधर, ये एरो के पहले के रिएक्टेंट है, एरो के बाद के प्रोडक्ट हैं। चलो बेटा जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन काट देते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लो 6 इलेक्ट्रॉन ये है, 6 इलेक्ट्रॉन ये है, इसे ऐसे काट दिया, इलेक्ट्रॉन मत नोट करो, है ना। अब यहाँ पर 6Fi, पहले क्रोमियम Cr2O7 -2 लिख लिया, फिर 6Fi कहाँ आया आपको लगता होगा, 6Fi पर +2, 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6Fi पर +2 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर ये 14H+ है, यहाँ तो मल्टीप्लाई है नहीं, इसी में है, 14H+ नोट कर लिया, है ना। अब आ गया एरो के इधर का प्रोडक्ट, तो ये पर क्या हो गया, ये 2Cr पर +3 नोट किया भाई। इसके बाद क्या बच रहा है, 6Fi पर +3, 6Fi प्लस ये प्रोडक्ट है ना, ये 6Fi पर +3 हो गया, और बाकी 7H2O हो गया। तो टू कैलकुलेट दी अमाउंट, अभी हम बैलेंस किए, अभी बैलेंस इक्वेशन किया, अब हमको अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कहा है निकालने के लिए कितना चाहिए। तो अब आप इसी इक्वेशन से सारा काम करेंगे भाई, इसी इक्वेशन से सारा काम करेंगे। बैलेंस रिडक्स इक्वेशन है, देखिए इसका जरूरत, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि पेज पलटेंगे, इस अगर क्रोमेट आयन 1 मोल है, ये 1 मोल है, ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 मोल फेरस सल्फेट चाहिए भाई। 1 मोल ये है तो 6 मोल ये है, ठीक है। तो यही इक्वेशन आपको चाहिए, तो चलिए देखते हैं। इट इज इवाइडेंट फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल डाइक्रोमेट आयन 6 मोल ऑफ फेरस सल्फेट आयन के रूप में, यानी 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 6 डाइक्रोमेट है ना, तो या तो ऐसे कहिए आयन के रूप में, या तो 1 मोल K2Cr2O7 = 6 मोल ऑफ FeSO4। निकाल लो बेटा मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ K2Cr2 का 1 मोल का मोलर मास निकालो। 2 पोटेशियम है 2 × 39 प्लस क्रोमियम का 52 होता है, 2 क्रोमियम है Cr2 2 × 52, फिर प्लस O7 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 7 × 16 हो गया, बहुत बढ़िया। पूरा करके निकाल लो, 294 ग्राम K2Cr2 आया, 1 मोल K2Cr2 आया। अब 6 मोल FeSO4 है, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 6 मोल अभी आपने देखा पीछे, 6 मोल FeSO4 है। चलो भैया मास ऑफ 6 मोल ऑफ FeSO4, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1 मोल का मास बना लो। या आयरन का 56 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन जो है 4 है, तो 16 × 4 है। ये पूरा ब्रैकेट में 1 मोल का है, ध्यान दीजिए ब्रैकेट में 1 मोल फेरस सल्फेट का है, चूँकि 6 मोल का निकालना है, यहाँ 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आ गया पूरा 6 × 152, 6 × ये पूरा अंदर का क्या आ गया, ये 1 मोल का 152 है, 6 लगा हुआ है, तो 6 मोल का बन गया। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि कटना है इसे। अच्छा अब आ गए, देखिए 6 × 152, 6 × 152 ग्राम फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज करता है कितने ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को, 294 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को, है ना।
आप देखिए 6 × 152 ग्राम फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज्ड होता है कितने और ऑक्सीडाइज्ड बाई K2Cr2O7 294 ग्राम 294 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट से 6 मोल FeS4 ऑक्सीडाइज होता है। तो अब यहाँ पर एक 15.2 ग्राम 15.2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट विल रिक्वायर कितना होगा, जब इतना ग्राम फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है इतने ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट से 294 ग्राम डाइक्रोमेट से। तो अब सवाल में आपके दिया है क्या, ये क्वेश्चन में दिया है कि 15.2 ग्राम आयरन सल्फेट ऑक्सीडाइज होने के लिए कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। तो भाई ये ऊपर चला जाएगा, ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 15.2 × 6 × 152 × 294, तो भैया कट पीट के आ जाएगा 4.9 ग्राम K2Cr2O7 आंसर है ना, ये 4.9 ग्राम आएगा, यही है। अब अगला इसी तरह से क्वेश्चन एक और है, बहुत बढ़िया है। डिटरमाइन दी वॉल्यूम ऑफ M/8 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, यानी पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है, ध्यान दीजिए, उसी की वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन समझिए पहले, डिटरमाइन दी वॉल्यूम ऑफ M/8 KMnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ M/4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो चाहो तो आप डायरेक्ट में लगा दो, बढ़िया जो छोटे में, लेकिन हमने डिटेल करके यहाँ समझाया है। देखिए इक्वेशन वगैरह, ताकि बच्चों की इक्वेशन ढूंढना न पड़े। तो इन एसिडिक मीडियम क्या होगा, H2SO4 होगा। पोटेशियम परमैंगनेट एड्स स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पोटेशियम परमैंगनेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है। ऑक्सीडाइजिंग ग्रीन फेरस सल्फेट टू येलो, तो फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है प्यारे बच्चों। तो जब ऑक्सीडाइज कर देगा फेरस सल्फेट को, तो क्या कौन सा कलर हो जाएगा, येलो रंग का हो जाएगा, येलो ब्राउन फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट को फेरिक में बदल देगा। व्हाइल बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम पर्पल मैंगनीज का जो है ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, ये रोमन में लिखा है 7 टू कलरलेस Mn+2, यानी यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। द रिएक्शन इज ए क्लासिक रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फॉर एवरी 5 मोल ऑफ फेरस सल्फेट। तो प्यारे बच्चों, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का 1 मोल चाहिए। फेरस सल्फेट के 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखिए यही चीज़ है, मेन चीज़ आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट यही है। 10 FeSO4 2 KMnO4 + 8 H2SO4 हो गया ये। 5 FeSO4 थ्राइस K2SO4 2 MnSO4 8 H2O, फेरिक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, इतना हो गया। कई सल्फेट है कुल, यहाँ पर प्यारे बच्चों 8 सल्फेट यहाँ पर है रिएक्टेंट में, 8 से मल्टीप्लाई है ना, 8 सल्फेट यहाँ पर है, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई है 10 सल्फेट है, 8 और 10 18 सल्फेट हैं। अब इधर देखिए 5 Fe2SO4 थ्राइस, तो SO4 थ्राइस है, तो 5 3 जा 15 सल्फेट यहीं आ गया। अब एक K2SO4, एक यहाँ सल्फेट आ गया 15, एक 16 सल्फेट, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है मैंगनीज सल्फेट, 16 2 18 सल्फेट हो गया 8 H2O, बैलेंस हो गया पूरा। इक्वेशन को लर्न करना है। अब कलर चेंज कैसे होता है, द सॉल्यूशन चेंजेज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो प्यारे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, अब वो कलरलेस हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और फेंट येलो या हल्का सा पीला रंग का हो जाएगा, हल्का सा, बहुत लाइट, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द परमैंगनेट आयंस, यानी MnO4-1 टू मैंगनीज आयंस Mn पर +2। रिडॉक्स पेयर क्या है, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम फेरस सल्फेट, फेरस आयन टू फेरिक आयन
एंड मैंगनीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम Mn+7 टू Mn+2 पर जो है आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फेरस का फेरिक में ऑक्सीडेशन हो जाता है और Mn+7 का Mn+2 में रिडक्शन हो जाता है। अब ये तो प्यारे बच्चों इक्वेशन, इसको आयनिक में यहाँ पर लिखा गया है, पर मैग्नेट आयन प्लस 5Fe, यहाँ पे दो से आप डिवाइड कर दो सबको, 2 से दिखे है ना, 2 से डिवाइड कर देना तो हो जाएगा क्या 5Fe 8H प्लस Mn पर +2 5Fe +3 4H2 है ना। ये इक्वेशन हो गया, मेन इक्वेशन यही है। अब आप देखिए पहले, अगर 1 मोल पर मैग्नेट आयन है तो 5 मोल फेरस आयन है, 1 मोल पर मैग्नेट आयन है तो 5 मोल फेरस आयन है, ये रहा। लेकिन आपको तो इससे यहाँ पर विशेष मतलब नहीं है, आपको वॉल्यूम निकालना है, मैंने वो भी दे दिया है। देखिए कॉफिशिएंट के हिसाब से फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन इट इज डिवाइडेड दैट 1 मोल Mn4 इक्वल टू 5 मोल ऑफ Fe4। बात तो सही है भाई, ये देखिए यहाँ पर है ना 1 मोल 5 मोल 1 मोल है, अगर 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 मोल Mn4 ये 5 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल Mn4 इक्वल टू 5 मोल ऑफ FeS4 है ना। तो अप्लाइंग मोलरिटी इक्वेशन टू बैलेंस्ड रिडक्स इक्वेशन, तो मोलरिटी इक्वेशन, तो मोलरिटी में Mn4 के लिए क्या हो गया N1 1 और FeS4 के लिए क्या हो गया N2 5। बस क्या रखना है M1 V1 अपान N1 Mn4 के लिए ले लिया, M2 V2 N2 FeS4 के लिए लिया, ये इक्वेशन Mn4 पोटेशियम परमैंगनेट के लिए ले लिया, और ये इक्वेशन फेरस सल्फेट के लिए हो गया। अब Mn4 का N1 कितना है 1 है, और फेरस सल्फेट का N2 कितना है 5 है, अभी आपने बैलेंस इक्वेशन में देखा है, बस रख दीजिए। अब यह क्या है M1 क्या है 1/8 है मोलारिटी पोटेशियम परमैंगनेट का, V1 पता नहीं। अब यहाँ पर 1 कहाँ से आ गया, चूंकि N1 है ना, N1 इक्वल टू 1 रख दिया हमने, इज इक्वल टू, अब M2 1/4 है इक्वेशन में, 1/4 है इक्वेशन में, देखिए ये है 1/4, ये इक्वेशन में 1/4 है बेटा, ये देखिए M/4 है ना ये, तो M/4 रख दिया हमने। यहाँ पर देखिए ये M/4 है, V1 कितना है, अरे V2 कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था, 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर 5 कहाँ से आया, ये N2 है, यही N2 की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, बस फिट है मामला। बस इसको जो है सिंप्लीफाई करने, V1 की वैल्यू निकल आएगी, तो V1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 25 1 × 25 × 8 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा भाई 4 × 5 ये रहेगा, 4 × 5 हो जाएगा। देखिए जब 8 यहाँ चला जाएगा तो 4 × 5 पे तो रहेगा, 8 सीधे यहाँ ले जाओ, V1 की वैल्यू निकाल लो, 8 यहाँ हो जाएगा 8 × 1 × 25 अपान 4 × 5 कर दिया ये। अब 5 5 जा 25 आ गया, 5 5 जा 25 कट गया है। अब 5 8 जा 40 अपान 4, तो क्या 4 10 जा 40, 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए। आंसर द वॉल्यूम ऑफ द M/8 Mn4 सोल्यूशन रिक्वायर्ड 10 ml, यानी M/8 सोल्यूशन का जो वॉल्यूम मांग रहा है, कितनी ज़रूरत पड़ेगी 10 ml की, 10 ml या सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बढ़िया, तो आप नोट कर लें इसे।